में बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटी। उसके बाद आपको बेटा मैंने बीजगणित सिखाई, बीजगणित के बाद मैंने आपको अवकलन सिखाया, फिर उसके बाद उच्चिष्ट निम्नलिखित सिखाया, उसके बाद समाकलन सिखाया, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ूंगा। समाकलन सिखाया मतलब समाकलन सीखेंगे, फिर निर्देशांक ज्यामिति सीखेंगे अगली क्लास में, और फिर उसके बाद लास्ट ग्राफ या आरेख सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेटा हमारा बेसिक मैथ का सिलसिला चलने वाला है। और अगर मुझे लगा समय कि नहीं सदिश भी सिखा दूं, तो बेटा ग्राफ और आरेख के बाद मैं आपके कुछ दिन 4-5 दिन सदिश चैप्टर भी सिखाऊंगा। वेक्टर सिखाने के पीछे का जो मकसद है वो इतना ही है कि बेटा जो आपका फिजिक्स आने वाली है उसमें वेक्टर का यूज होता है, उसमें सदिश का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा अभी के लिए तो हम हेडिंग लगाएंगे समाकलन। तो बढ़िया से हेडिंग लगाइए समाकलन, और उस पर अंग्रेजी में लिखेंगे इंटीग्रेशन। तो आज हम क्या सीखेंगे बेटा? आज हम सीखेंगे समाकलन। ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन। क्या सीखेंगे बेटा आज हम? इंटीग्रेशन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं कहानी को। क्या है बेटा? देखो, समाकलन का मतलब है सीधी सीधी देसी भाषा में बताऊं तो जोड़ने का। तो जोड़ने का सुनेंगे हम कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले। समाकलन उन्हीं फलनों का किया जाएगा जिन फलनों के हमें अवकलन पता है। बात समझ में नहीं आई? पहले पढ़ लो। समाकलन वाली गणित में किसी फलन का अवकल गुणांक दिया हुआ रहता है। मतलब हमें अगर किसी फलन का अवकलन पता है या अवकल गुणांक पता है, उन्हीं तरह के फलनों का हम समाकलन कर पाएंगे। हमको फलन ज्ञात करना है। देखो आपको मैं सिखाता हूं बेटा। सबसे पहले मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ी सी कहानी है वो कहानी सुन लीजिए, उसके बाद तो आपको एक ही सूत्र है। जैसे वहां पर अवकलन में मैंने एक ही सूत्र पर सिखाया था कि बेटा अगर आपको x की घात n का सूत्र याद है, x की घात n का डिफरेंशिएशन या अवकलन हम कैसे करते हैं? घात को आगे लाते हैं n, x को एज इट इज रखते हैं और घात में से एक कम कर देते हैं, तो n x की घात n-1। सेम कहानी यहां पर भी है, x की घात n का समाकलन, लेकिन इसका सूत्र अलग है। अवकलन में वो सूत्र दिमाग में रखेंगे, समाकलन में ये सूत्र दिमाग में रखेंगे, तो यकीन मानिए फिजिक्स में आपका काम चल जाएगा ज्यादा। हालांकि बेटा इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, जिसमें दो तरीके के पार्ट आते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं एक निश्चित समाकलन और एक पढ़ते हैं अनिश्चित समाकलन। समाकलन के भी दो भाग है बेटा, एक निश्चित और एक अनिश्चित। हम दोनों को ही पढ़ेंगे, अभी दोनों को ही सीखेंगे, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ टच करके आएंगे, सिर्फ सतह को छू के आएंगे, सरफेस को छू के आएंगे। तो बेटा समाकलन गणित में किसी फलन का अवकल गुणांक दिया रहता है। मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि y बराबर आपके पास एक फलन दे रखा है t² या x², ऐसे लिख लो। y बराबर आपके पास एक फलन दे रखा है बेटा x ले लो, चलो बहुत सिंपल सी कहानी ले लो, बहुत सिंपल सी कहानी ले लो। y बराबर x आपको एक फलन दे रखा है। आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि y का जो मान है वो x के मान पर निर्भर कर रहा है, अर्थात x के मान में क्या क्या डालूंगा उस पर निर्भर करता है कि y का मान क्या क्या आएगा। x का मान मैं अगर 1 डालूंगा तो y का मान 1 आएगा, x का मान 2 डालूंगा तो y का मान 2 आएगा, x का मान 3 डालूंगा तो y का मान 3 आएगा। अर्थात x जो है वो क्या डाल रहे हो, y वही आएगा इस वाले फलन के लिए। इसका मतलब y जो है वो x का एक फलन है, y जो है वो x पर निर्भर कर रहा है। y x का एक फलन है, अर्थात y x पर निर्भर कर रहा है। यहां लिख दो। अर्थात y का मान जो है वो x पर निर्भर कर रहा है। ठीक है सर। अब अगर मैंने बोला कि मुझे इसका dy/dx निकाल के दिखाओ, y बराबर x है, अगर आप इसका dy/dx निकाल सकते हो तो निकालिए। तो y का अवकलन x के सापेक्ष, तो x का मतलब क्या करोगे, y की जगह क्या रख दो, x। तो देखो y की जगह, अरे y बराबर x है ना, तो y की जगह x रख दिया, और चूंकि x का फलन है तो x के सापेक्ष, तो x का अवकलन x के सापेक्ष कितना, 1। तो dy/dx कितना आया, dy/dx कितना आया, 1। अब समाकलन पे आएंगे, क्योंकि अवकलन समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा है। आप सुनना ध्यान से, ये मैंने किया। हमें समाकलन उन्हीं फलनों का करना है या उन्हीं फलनों का समाकलन कर सकते हैं जिनका हमें अवकल गुणांक पता है। इसे बोलते हैं बेटा अवकल गुणांक, dy/dx। ये है बेटा हमारा अवकल गुणांक। क्या है ये, अवकल गुणांक। क्या है ये, अवकल गुणांक। तो हम बेटा उन्हीं फलनों का समाकलन करेंगे
जिनका अवकल गुणांक हमें पता है। तो dy बाई डी एक्स 1 है, ये अवकल गुणांक हमें पता है, या अवकल गुणांक हमें दिया रहता है सवाल में। तो अब जो समाकलन में हमें बेसिकली करना है, तो हमें dy बाई डी एक्स बराबर 1, एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, मतलब आपको अवकल गुणांक दे रखा है और अब अगर आप इसका समाकलन करोगे तो आप दिए हुए फलन पर पहुंच जाओगे। नहीं आया समझ में? सुनना बेटा, जब आपको पहले तो स्टार्टिंग यहां से थी कि y बराबर x है, आपको मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे सुनो। y बराबर x एक फलन दे रखा है, ये क्या है समझो, कहानी को समझो बेटा, पहले लिंक करना, चीजों को जोड़ना, कड़ी से कड़ी को जोड़ना। वैसे भी जेई के छात्रों इतना दिमाग तो होगा। y बराबर x है, ये एक फलन है, इसका अवकलन किया तो ये आया, क्या करने पर आया? अवकलन करने पर, अकलन नहीं अवकलन। क्या किया बेटा हमने? इसका हमने अवकलन किया तो ये आया, तो हमें क्या पता चल गया? अवकल गुणांक। अब इसी अवकल गुणांक का मैं समाकलन कर दूं, क्या कर दूं? समाकलन, तो मुझे वापस से कहा क्या मिल जाएगा? फलन मिल जाएगा। नहीं आई समझ में? फिर से फलन दिया है, अवकलन कर दे, ये आएगा। ये अवकलन गुणांक आपको सवालों में दिए रहते हैं और इनके इंटीग्रेशन करने हैं। अगर इनका समाकलन कर दिया अवकल गुणांकों का, तो आप वापस से कहां पहुंच जाओगे? दिए हुए फलन पर। एक लूप है, एक चक्कर है बेटा। बोलता है कि भैया फलन है, अवकलन करेगा, ये आएगा, फिर इसका जो अवकल गुणांक है उसका समाकलन करेगा तो वापस से फलन पे ही पहुंच जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो समाकलन है वो अवकलन का उल्टा है। यहां से करके यहां लाए तब इसको उल्टा ले जा, यहां से यहां जाना है तो इंटीग्रेशन कर दे। अवकलन में हमने घटाया था, घात 1 कम की थी, यहां हम घात 1 जोड़ेंगे। सिंपल है ना? यहां हमने घात 1 कम की थी, यहां हम घात 1 जोड़ेंगे। लेकिन उसका कुछ और भी अलग सूत्र आता है, ऐसा मत कर देना सीधा सीधा। तो अब आओ, समाकलन को मूलतः योग के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब सुनना बेटा, आपको क्या बोल रहा हूं। समाकलन का प्रयोग योग के लिए, किसके लिए बेटा? योग के लिए करते हैं। समाकलन का प्रयोग योग के लिए करते हैं। यहां चाहो तो आप हाइलाइटर से लिख दो, किसके लिए करते हैं? योग के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब देखो बेटा, मान लीजिए मैंने बोला उदाहरण के तौर पर, एक उदाहरण समझाता हूं आपको, फिर थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, मैंने बोला 1 + 2 + 3 + 4, ये विविक्त मान है। विविक्त समझते हो? कंप्लीट एक सेपरेट मान है। 1 2 3 4, तो एक एक संख्या है, विविक्त है। इनको जोड़ना है तो हम समेशन का प्रयोग करते हैं बेटा। किसका? समेशन का। छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, विविक्त मानों को जोड़ने के लिए, विविक्त, आप समझना चीजों को, विविक्त मानों को जोड़ने के लिए हम समेशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन सतत को जोड़ने के लिए, जैसे मैंने बोला, ध्यान से सुनना बेटा, एक छड़ है, ध्यान से सुनना, इसका द्रव्यमान दे रखा है पूरे का m, द्रव्यमान दे रखा है m, इसका छड़ है। तो मैंने बोला कि बताओ इसका द्रव्यमान, तो तुम क्या बोलते हो? मान लीजिए सर यहां से इसका केंद्र है, तो तुम यहां से x दूरी पर जाकर एक छोटी सी पट्टी काटते हो, बोलते हो कि सर ये dm मास का है, छोटा सा द्रव्यमान dm है। अगर आपने छोटी कक्षा 11वीं में अगर आपने सीखा होगा तो कुछ इस तरह की कहानी है कि x पर जाकर एक छोटी सी पट्टी, क्यों? क्योंकि बेटा द्रव्यमान पूरा एक समान रूप से फैला है। किस पर? ये छड़ का पूरा द्रव्यमान एक समान रूप से। तो अगर पूरा जोड़ना है कि कुल कितना द्रव्यमान है, तो पहले छोटे से टुकड़े के लिए निकाल लो और बाद में उसको समाकलन कर दो, तो ये आ जाएगा सतत मानों के लिए। तो समाकलन का प्रयोग जोड़ने के लिए तो करते हैं, लेकिन विविक्त मानों के लिए नहीं। विविक्त मान में तो हम ये वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो समाकलन का प्रयोग जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन सतत मानों के लिए या सतत फलन के लिए। ठीक है, तो सतत, क्या बोल रहा हूं? सतत फलन के लिए, है ना? मान लिख दो, या फलन लिखना चाहो तो फलन भी लिख सकते हो। सतत फलनों के लिए क्या लिखोगे बेटा? सतत फलनों के लिए। तो सतत फलनों के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बातें करेंगे। अब तो सतत फलनों के लिए, और इसका जो प्रयुक्त किया जाता है बेटा चिन्ह, समाकलन का जो चिन्ह होता है बेटा, वो होता है ऐसा सांप जैसा। फिर से बनाऊं, सब बच्चे बनाएंगे मेरे जैसे, मेरी तरह बनाएंगे समाकलन। कोई बात नहीं, अभी तक मैंने जितना सिखाया उसमें से थोड़ा भी अगर समझ में आ गया तो मेरा काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरा समझ में आया, क्योंकि शुरुआत है, थोड़ी सी नई चीज है, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन इसको समाकलन के चिन्ह को हम अब जब भी समाकलन करना होगा, मेरे को बस ये सांप लगाना है। जब भी समाकलन करना है मुझे सांप लगाना है। क्या लगाना है? सांप। ठीक है सर,
तो ये बात समझ में आ गई होगी बेटा कि इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला है? फलनों के योग हेतु ये क्या लगा रखा है यहाँ पे? सांप है बेटा, छोटा सा। क्या है यहाँ पर? एक सांप बना रखा है। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन। हमने समाकलन करना है तो ये सांप बना दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन। सुनिए बेटा, लेकिन अभी के लिए मैंने उदाहरण क्या लिया था? y बराबर x लिया था। अरे देखो ना, तो बेटा dy बटे dx क्या निकाला आपने? सर dy बटे dx 1 निकाला। अरे यार निकाला था ना बेटा। ऐसा करो, अब मुझे वापस से, तो आपने क्या किया? आपने अवकलन किया। आपने क्या किया? अवकलन किया। अवकलन पता चल गया, इसका मतलब आपको अवकलन कर दिया, इसका मतलब आपको अवकल गुणांक पता चल गया। क्या पता चल गया? अवकल गुणांक। अब पता है, अब आप इस पे पर्दा डाल दो। अवकल गुणांक, इस पे पर्दा डाल दो। किस पे? इससे ठीक पहले वाले प्रोसीजर पे, इससे ठीक पहले वाली कहानी पर पर्दा डाल दो। अब तुम्हें सवाल जो दिया जाता है समाकलन का, वो इस तरीके से दिया जाएगा। अच्छा, पता कैसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा कि dx का समाकलन क्या हो जाएगा? dx का समाकलन y बराबर, मतलब समझ में नहीं आया बेटा? ये कैसे आया आपको समझाता हूं। मतलब आपसे अब देखो, कहानी सुनना। y बराबर x है तो dy बटे dx आपने निकाल लिया, यह अवकल गुणांक है। अब समाकलन के सवालों में हमें अवकल गुणांक दे देते हैं, ये दे देते हैं हमें, और हमें वापस से समाकलन करके दिए हुए फलन तक पहुंचना होता है, हमें फलन प्राप्त करना होता है। तो अब सुनना कहानी बेटा। तो देखो dy बटे dx है ना, dy बटे dx है ना। अब सुनना ध्यान से, dy बटे dx से dy एक छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग dy बटे dx कितना है 1। dx को उधर ले जा, dx को इधर ले जा, तो क्या बचेगा इधर? dy बराबर 1 गुना dx। अब क्या करेगा? दोनों तरफ समाकलन करेगा। समाकलन हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देखो x पर जाकर आपने छोटी सी पट्टी काट ली dm मास की, ऐसे ही x पे जाके छोटा सा dx लेंथ काट लो। यहाँ पे जैसे मैंने dm लिखा है, मान लीजिए इसकी लंबाई है l, मान लेते हैं छड़ की लंबाई है l, तो छोटी सी लंबाई dx काट लो। x पर जाकर छोटी सी, तो छोटी सी लंबाई हमें पता है dx, इसको जोड़ते जाओ। तो ऐसी dx 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 कितनी होंगी? बहुत होंगी सर, बहुत होंगी। तो हमने क्या कर दिया? dx 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 इनको जोड़ना है, और चूंकि सतत है, सतत के लिए हम समाकलन का प्रयोग करेंगे, इसीलिए मैंने समाकलन चिन्ह का प्रयोग किया, समाकलन चिन्ह। अब बेटा छोटा छोटा dy 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 जोड़ 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 के बड़ा बन जाएगा भाई। ये याद रखना, ये याद रखना। आप बता रहा हूँ, इतना फिजिक्स में सुनते जाओ। dy जो है ये जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के y हो जाएगा, बराबर बेटा 1 गुना dx, इसका समाकलन होता है x। क्या होता है इसका समाकलन? x प्लस, अब यहाँ पर आता है एक c। अब मैं आपको सिखाऊंगा निश्चित और अनिश्चित, इससे डरो मत। c ये समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब x का मान 0 है, y का मान 0 है, c का मान 0 है, c का मान रखोगे, वो अलग कहानी है, बात की बात करेंगे। अभी के लिए बेटा मैं जो बेसिकली आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि y बराबर x था, अवकलन किया, फिर इसका वापस से समाकलन किया, तो y बराबर x मिलना चाहिए, तो y बराबर x मिल गया। ये तो स्थिरांक है, इसके चक्कर में मत पड़ो, तो बाद में 0 कर दूंगा मैं, 0 आ जाएगा। अभी के लिए क्या आपको y बराबर x मिला, तो क्या आप दिए हुए फलन पे पहुंच गए? अरे क्या आप दिए हुए फलन पे पहुंचे? देखो फलन दिया था, अवकलन किया, अवकल गुणांक मिला, इस अवकल गुणांक का मैंने समाकलन किया, दिया हुआ फलन मिल गया वापस। क्लियर है? तो अब आओ, अब ये कैसे आए? ये तो सब सूत्र हैं बेटा, ये कैसे आए ये तो सारे सूत्र हैं, वो तो हम सीख लेंगे, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए। तो y बराबर x प्लस c। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब दो तरीके के समाकलन होते हैं बेटा, दो प्रकार के समाकलन। पहला होता है बेटा अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। पहला होता है बेटा अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। अब एक एक करके लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे बेटा। अनिश्चित समाकलन, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सुनते जाओ। अनिश्चित, फिर बाद में समराइज करवाऊंगा। अनिश्चित समाकलन, इसको बोलते हैं बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप बोलते हो ना बच्चों कि सर अंग्रेजी के भी शब्द यूज किया करो, लो क्या हो जाएगा बताओ, है ना? अंग्रेजी के शब्द भी यूज कर लिए, ठीक है। चलो, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन में हमें, अनिश्चित समाकलन वो समाकलन होते हैं जिसमें हमें सीमाएं नहीं पता, कोई बात नहीं, समझाऊंगा। अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन वो समाकलन होते हैं जिसमें हमें
जिसमें हमें सीमाएं पता नहीं होती, जिसमें हमें सीमाएं पता नहीं होती, अर्थात समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है ये पता नहीं होता। अनिश्चित मतलब पता नहीं भाई, अनिश्चित जो खुद ही नाम से समझ में आ रहा है ना, अनिश्चित, पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। मतलब मैंने बोला ये छड़ है, इसकी लंबाई को जोड़ना है, तो मान लीजिए ये लंबाई 0 है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 0 है, तो 0 से L तक, L लंबाई है तो 0 से L तक, तो सीमाएं पता है ना, क्या 0 से चालू करो L लंबाई तक जोड़ते जाओ, तो सीमाएं क्या चढ़ाओगे, 0, एक बार 0 चढ़ाओगे और एक बार L चढ़ाओगे, सीमाएं अभी के लिए सुनते जाओ, ये 0 और ये। लेकिन जिसकी लंबाई ही पता ना हो, मतलब हमें यही नहीं पता कि कहाँ से तो समाकलन को शुरू करूं और कहाँ पे जाके खत्म करूं, तो जब हमें सीमाएं नहीं पता, इस तरीके के समाकलन को बोला जाता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन वो समाकलन होते हैं जिसमें हमें सीमाएं पता नहीं होती, अर्थात समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है ये हमें पता नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम एक समाकलन स्थिरांक का प्रयोग करते हैं जिसे C से प्रदर्शित किया जाता है। बेटा देखो कितने बढ़िया नोट्स दे रहा हूँ आपको, आपकी अपनी लैंग्वेज में लिख के, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, अपने मन की लैंग्वेज, ठीक है। तो ये है अनिश्चित समाकलन। तो देखो यहाँ पर हमें सीमाएं पता नहीं थी, जैसे ये होती है बेटा निम्न सीमा, क्या होती है यहाँ पर, निम्न सीमा क्या होती है बेटा, निम्न सीमा नीचे है, और यहाँ होती है उच्च सीमा, क्या होती है यहाँ पर, उच्च सीमा। तो एक बात बता, क्या मैंने यहाँ पर निम्न सीमा उच्च सीमा लिखी है क्या, नहीं ना, खाली पड़े ना, अरे पूछ के नीचे पूछ के ऊपर कुछ है क्या, नहीं है। तो सीमा नहीं पता, तो ऐसी स्थिति में हमें एक समाकलन स्थिरांक का प्रयोग करते हैं जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं समाकलन को पूरा करने के लिए, उत्तर को पूरा लिखने के लिए, इसलिए मैंने C का प्रयोग किया। अगर मुझे सीमाएं पता होती तो फिर मैं C का मान नहीं लिखता, मतलब C नहीं आता फिर, यकीन मानिए। तो जिनमें हमें सीमाएं पता होती है ना बेटा, उनको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन, हेडिंग लगाएंगे दूसरा। तो जिनमें हमें सीमाएं पता होती है ना बेटा, उनको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन, हेडिंग लगाएंगे दूसरा, निश्चित समाकलन, हेडिंग लगाएंगे निश्चित समाकलन। अब यहां सीधा लिख देता हूं पहला पॉइंट का ऐसे लिखते हैं, निश्चित समाकलन वो समाकलन होते हैं जो जिसमें हमें सीमाएं पता होती है, वो होते हैं जिसमें हमें सीमाएं पता होती हैं, अर्थात समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, ये पता होना चाहिए, अर्थात समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है ये पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम समाकलन स्थिरांक का प्रयोग नहीं करते, नोट लगा लो, या मेरी प्यारी बिंदु। ऐसी स्थिति में हम समाकलन स्थिरांक का प्रयोग नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम समाकलन स्थिरांक का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो ये न अनिश्चित समाकलन और वो निश्चित समाकलन। तो दो तरह के समाकलन हम पढ़ेंगे बेटा, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ये सारे समाकलन आप डिटेल में पढ़ोगे कहाँ पर, मैं आपको बता दूं बेटा, मैथमेटिक्स के अंदर ये सारे समाकलन आपको सर पढ़ाएंगे। दो अलग अलग चैप्टर हैं बेटा, एक अनिश्चित नाम से, सबसे पहले अनिश्चित वाला पढ़ाया जाएगा, फिर निश्चित वाला पढ़ाया जाएगा। ये दोनों ही समाकलन आपको दिमाग में रखने हैं। अनिश्चित समाकलन में हमें सीमाएं पता नहीं होती हैं, है ना, कहाँ से कहाँ तक समाकलन को करना होता है, इसलिए हम एक समाकलन स्थिरांक C लिख देते हैं। लेकिन निश्चित समाकलन में हमें सीमाएं पता होती हैं, हमें यह पता होता है कि समाकलन कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है, इसलिए वहां पर फिर C का प्रयोग नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम समाकलन स्थिरांक का प्रयोग नहीं करते, जबकि यहां पर हम समाकलन स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। बोलो यार, बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात क्लियर है, अब आगे आइए, अब इसको दिखाते कैसे, समझ में आ जाना चाहिए।
यदि, अब देखो क्या है बोला, यदि एफ ऑफ एक्स बोल दीजिए, यदि या वाई बोल दीजिए, ध्यान से सुनना, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं मैं। अरे बोलो यार, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे ही तो दिखाते हैं, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई एक्स का एक फलन है, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वाई बराबर, तो बोला यदि एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन आई है। आई क्यों बोलते हैं बेटा, आई मतलब होता है इंटीग्रेशन, है ना, तो यहीं से लिया ये आई शब्द, यहीं से लिया ये आई शब्द। तो बेटा आई का हमें समाकलन करना है, मतलब सॉरी ये बोला है एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष, जैसे वहां पर अपकलन करते थे एक्स के सापेक्ष तो बटे में डीएक्स डालते थे, यहाँ समाकलन करेंगे इसलिए बटे में नहीं गुना में। अब ये गुना में कैसे जाता है ये आपको मैंने यहाँ सिखाया है, डी वाई बटे डी एक्स है, डीएक्स को उधर भेज दे तो डीएक्स इधर आ गया, तो 1 गुना डीएक्स, तो एक्स के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं 1 का, याद करो एक्स के सापेक्ष अपकलन कर रहे थे 1, समाकलन कर रहे हैं यहाँ पर। तो पिछली क्लास में अगर मैं बताऊं या फिर अपकलन जब पढ़ाया था तो एक्स का अपकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष 1 आता है, यहाँ 1 का समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष तो एक्स आएगा। अरे यार करके देख लो ना वापस से, इसका अपकलन करके देख, एक्स का अपकलन करेगा 1 ही आएगा, तो 1 ही तो आ गया, वही तो प्रोसेस उल्टा, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं बेटा कि एफ ऑफ एक्स का समाकलन, एफ ऑफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, तो एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष, देखो पढ़ो इसको, एक एक लाइन पढ़ो, यदि एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, समाकलन का चिन्ह बना दिया, आई है बराबर में आई लिख दिया, यदि एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष, इसको बोलते हैं बेटा एक्स के सापेक्ष, वहां बोलते हैं ना वाई में, वाई का अपकलन एक्स के सापेक्ष, ऐसे यहां बोलते हैं एफ ऑफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष आई है, तो ये रहा बेटा आई, ये रहा, ठीक है, बोलो बात समझ आई। तो हम यह जांच कर सकते हैं कि डी आई बटे डी एक्स जो होगा, अब मैंने बोला डी आई बटे डी एक्स होगा, इसलिए बेटा एफ डैश एक्स डी एक्स का एफ एक्स प्लस सी होता है, मतलब देख ध्यान से सुन, एफ डैश कहां से आया बेटा, जितने भी अपकलन लिखते हैं ना डी वाई बटे डी एक्स लिखा है मान लीजिए मैंने, तो डी वाई बटे डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई डैश भी लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बोलिए या वाई डैश बोलिए बात एक ही है, या इसको एफ डैश एक्स बोलिए, मतलब एफ डैश आ जाए ना तो समझ लो हमने अपकलन कर लिया। ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह वो सिंपली ये भी बोल देते हैं कि भैया वाई डैश निकालो, एक फलन दे देंगे और तुमसे बोलेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, और हो सकता है तुमसे ना बोले डी वाई बाई डी एक्स, तुमसे बोल दे वाई डैश निकालो, तो वाई डैश का मतलब है तुम्हें एक बार अपकलन करना है, वाई डबल डैश आ जाए तो इसका मतलब है 2 बार अपकलन करना है, ट्रिपल डैश आ जाए तो 3 बार अपकलन करना है। बात इतनी समझ में आ गई होगी बेटा। तो वही कहानी है, अगर आपको किसी का अवकल गुणांक पता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स प्लस सी, सॉरी एफ डैश एक्स डी एक्स, उन्होंने दिया है कि हमें एफ डैश एक्स डी एक्स। अब तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है एफ डैश एक्स डी जो है वो किसका अवकल गुणांक है, एफ एक्स का, तो क्या लिखोगे उत्तर में, एफ एक्स। यार हमेशा समाकलन उन फलनों का करेंगे जिनका अवकल गुणांक पता है, और अगर उन अवकल गुणांकों का समाकलन करोगे तो दिए हुए फलन पर पहुंच जाओगे, क्योंकि अनिश्चित है, क्योंकि हमें सीमाएं पता नहीं है, इसलिए एक समाकलन स्थिरांक सी आ जाता है, एक समाकलन स्थिरांक सी आ जाता है। क्यों आएगा समाकलन स्थिरांक सी, इसकी डिटेल में मैं आपको और थोड़े उदाहरण की सहायता से समझाऊंगा कि यार सी लिखना जरूरी है ताकि उत्तर पूरा हो दिख सके, ठीक है। इसकी एक उदाहरण की वजह से समझा दूंगा, नियतांक जैसे x प्लस 2 लेके नहीं समझाऊंगा, वहां से बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, उदाहरण लेके समझा दूंगा जहां सी एक नियतांक है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो सिंपल सा तरीका याद रखना है, समाकलन करना है, मतलब सूत्र चिन्ह लगा देना है सांप, इसको मतलब सांप, ऐसे सांप जैसा ऐसे एफ एक्स डी एक्स, तो उसका आ जाएगा, मतलब ये तो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है कि अगर कहीं पर मेरे पास एफ डैश एक्स पता हो, कहीं पर मुझे अगर एफ डैश एक्स पता हो, ध्यान से सुनना बेटा, कहीं पर अगर मुझे एफ डैश एक्स पता हो, उसका समाकलन करूंगा तो मैं दिए हुए फलन पर आ जाऊंगा। तो अवकल गुणांक पता है, समाकलन किया, दिया हुआ फलन मिल गया, ठीक है। चलिए अब सुनो, अब हम सूत्रों पे आ जाते हैं। ये जो कहानी लिखी है ना बेटा, इस कहानी पे मत जाओ, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो कहानी सुनो बेटा। सिंपल सा सूत्र है x की घात n dx, इसका समाकलन करना है, x की घात n का समाकलन करना है x के सापेक्ष। लिख दो सूत्र बेटा, x की घात n का समाकलन करना dx के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष। तो x की घात n लिखिए, वहां क्या करते थे, घात एक कम करते थे और पहले घात को आगे लाते थे, मतलब घात को आगे लाके गुना करते थे। अरे यार करते थे अवकलन, घात को आगे लाते थे और घात एक कम करते थे। यहाँ घात को आगे नहीं लाना, यहाँ घात से भाग देना है और एक घात जोड़नी है, मतलब कुल मिला के एक सीधी सी बात मैं अगर आपको बताऊं तो इसका समाकलन हो जाता है बेटा x की घात n+1 बटे n+1। अनिश्चित है इसलिए सी समाकलन सी आ गया, अनिश्चित। सूत्र याद हो गया, जहां लिख लीजिए इसको, जहां बहुत बढ़िया, जहां n का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु n का मान -1 नहीं हो सकता, कारण लिख लो। कारण अगर n का मान -1 हो जाएगा तो n का मान -1 हो जाएगा तो x की घात -1+1 बाय -1+1, ये तो हो जाएगा बेटा x की घात -1 + 1 0, -1 + 1 0। किसी भी संख्या की घात 0 1 और 1/0 क्या होता है बेटा, अपरिभाषित।
क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये, है ना, अपरिभाषित, अपरिभाषित। और जब ये परिभाषित ही नहीं है, इसीलिए n का मान -1 मत रख देना बस, n का मान -1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए तुम ये सूत्र का इस्तेमाल बेधड़ल्ले से करिए, तुम्हें ना ही तो कोई रोकेगा और ना ही तुम्हें कोई रोकेगा। मेरे बच्चे, जो मैंने बता दिया ना वही सत्य है, वही अटल सत्य है, ये मान के तुम पढ़ा करो, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो बेटा, मुझे पता है तुम्हें कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक पढ़ा के छोड़ना है, आप उस चीज़ की चिंता मत करिए कि सर हमें इतना लेवल पे क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। पढ़िए, अभी आप तैयारी कर रहे हो क्योंकि जेई है ना बेटा, तो जेई है तो अच्छा लेवल मांगेगी, इसलिए कह रहा हूँ। तो x की घात n का अगर आपको समाकलन करना है तो बेटा x की घात n का समाकलन हो जाता है सर x की घात n+1 बटे n+1 प्लस सी। अब आओगे अगर आप यहाँ पर तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ आ जाओ, अब आप यहाँ आ जाओ। अब हम x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन प्राप्त करते हैं। तो देखो बेटा, x की घात n का पहले अवकलन करते हैं, समाकलन प्राप्त करते हैं, लेकिन x की घात n का समाकलन प्राप्त करते हैं। तो x की घात n+1, देखो सिंपल सी चीज है बेटा, चूंकि समाकलन जो है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, पहले तो इसको भी अंडरलाइन बना के लिख लो। समाकलन जो है वो अवकलन की एक उल्टी प्रक्रिया है, इसको भेजे में रखना पहले तो, ठीक है। समाकलन अवकलन की एक उल्टी प्रक्रिया। देखो यार, अगर मैं बेटा तेरे से बात करूं उधर वाले का, मैंने बोला x की घात n+1 का अवकलन कर, तेरे को y बराबर दे रखा है और मैंने बोला बता dy/dx कितना आएगा, तो तू मुझे क्या बोलेगा, सर n+1 को आगे ले आओ, घात को आगे ले आओ, x को ऐसे लिख दो और घात में से एक कम कर दो, घात कितनी थी n+1, उसमें से एक कम कर दिया, 1 और -1 तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो dy/dx कितना आएगा, तो dy/dx आएगा सर n+1 गुना x की घात n। अब देख थोड़ा थोड़ा जोड़ पाएगा, ठीक है। अरे बोल, ये तुझे पता चल गया, ये तुझे पता चल गया, अब आएगा, फटाफट से सुन ले, यहाँ पता चल गया, ये यहाँ पता चल गया। अब देख dy/dx बराबर क्या पता चल गया सर, n+1 की x की घात n, dx को इधर ले जा, तो dy बराबर n+1 x की घात n dx। अरे यार मुझे इस फलन पे पहुंच जाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना, इस फलन पे कैसे पहुंचूंगा, ये था अवकलन किया, अवकल गुणांक मिल गया, इस अवकल गुणांक का समाकलन कर रहा हूँ x के सापेक्ष, तो dx को यहाँ भेज दिया, समाकलन कर ले, तो बेटा dy छोटू सा y बड़ा हो जाएगा, बड़ा y, n+1 को भाग ले x की घात n का क्या करेगा सर, x की घात n का समाकलन, इतना लिख के हम बस सब छोड़ने वाले हैं बेटा। ये हो जाता है x की घात n+1, देखो यहाँ पर हम छोड़ने वाले n+1, ऐसे लिख लो। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं बेटा n+1, अरे यार n+1 बाहर आ गया, समाकलन x की घात n dx, इसी को नाम दिया बेटा x की घात n+1। कंफ्यूज मत हो, ये और है, तुम तो सिंपल सी चीज दिमाग में रखो, ये वाली कहानी, x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। तुम चक्कर में मत पड़ना, अरे ये क्या है, सिंपल ये कहानी है, ये सूत्र है, x की घात n का समाकलन, ये सब छोड़ो, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, बस मैंने तो एक तरीका सिखाया अगर आपको जानना हो, वरना बेटा काम की चीज ये रही, जो काम की चीज है वो मैंने ऑलरेडी लिख दी, जो काम की चीज है वो मैंने ऑलरेडी लिख दी। बोलो बेटा, कहानी क्लियर है क्या, कोई तकलीफ, बोलो, अरे बोलो। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ बेटा कुछ सवालों की तरफ। एक बार फिर से आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि n का मान कुछ भी हो सकता है परंतु -1 नहीं हो सकता, तो वही लिख रहा है उपरोक्त सूत्र, जो ऊपर वाला सूत्र है, कौन सा वाला बेटा, x की घात n का अगर मुझे समाकलन करना है तो ये आता है सर x की घात n+1 बटा n+1 प्लस सी। उपरोक्त सूत्र में n का मान सब कुछ हो सकता है परंतु -1 नहीं होगा, कारण मैं लिख चुका हूं, कारण ये रहा ना, ठीक है। तो वही बोला है n बराबर -1 को छोड़कर n के सभी मानों के लिए लागू होता है। क्यों, क्योंकि बेटा अगर n बराबर -1 पर बात करोगे तो n बराबर -1 पर वो 1/0 जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, या उन्होंने दूसरे रूप में किया है, n का मान आप -1 रखोगे, देखो समाकलन x की घात n का मान -1 मान लीजिए रख के देखा, हालांकि -1 के लिए ये सूत्र लागू नहीं है, पर मान लीजिए रख के देखो तो क्या समस्या आती है। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात -1 और x की घात -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x dx और 1/x dx। अब आपको अगर याद हो ना बेटा, अगर आपको याद हो तो यार आपको समझ में आएगा बेटा, log x का अवकलन मैंने आपको सिखाया था, log x का अवकलन अगर y बराबर इतना है तो dy/dx कितना आएगा, log x का अवकलन 1/x बताया था, तो log x का अवकलन ये था, तो फिर समाकलन 1/x का ही आएगा, नहीं आया, उल्टा है ना, y बराबर log x है, इसका आपने अवकलन किया, अवकल गुणांक मिला। अब इस अवकल गुणांक का अगर आप समाकलन करोगे तो log x मिलना चाहिए ना, तो log x तक पहुंचना है, इसीलिए x का मान -1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही कहानी है कि जब आपने log x का अवकलन किया तो आपको 1/x मिला,
तो जब 1/x का वापस से समाकलन करोगे तो आपको log x प्राप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार जिन फलनों के अवकल गुणांक हमें पता होता है उनकी सहायता से समाकलन के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। इसलिए n का मान सब कुछ हो जाएगा लेकिन -1 नहीं होगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर सर -1 हो जाए तब मैं क्या करूंगा? बेटा अगर -1 हो जाए तो तेरे को ये सूत्र दिमाग में रखना है, x की घात -1 अगर आ जाए, x की घात अगर -1 आ जाए तो तुम्हें ये सूत्र दिमाग में रखना है, x की घात -1 मतलब 1/x का समाकलन होता है log x, 1/x का समाकलन होता है log x, और आधार है बेटा e, इसको बोलते हैं ln x, नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग, इसको हम ln x भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ln x, ln x। क्लियर है? बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे यार हाँ या ना बोल दो। क्लियर है? कोई तकलीफ तो नहीं है? बोलो बेटा। तो 1/x dx का समाकलन हो जाएगा ln x। क्लियर है? चलिए बेटा, अब बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो आइए कुछ समाकलन के मूल सूत्र को भी जान लेते हैं, मूलभूत सूत्रों की बात कर लेते हैं। अब ये दिमाग में ही रखना, जो मैंने बता दिया वो सीधा दिमाग में रखना। इसमें से दो सूत्र तो मैं आपको बता चुका हूं, ये वाला और ये वाला। x की घात n dx का समाकलन करना है तो x की घात n+1 बटे n+1 प्लस c क्यों आया? क्योंकि यहाँ निश्चित है। अगर यहीं पर सीमाएं होती तो फिर बेटा c को मैं गायब कर देता, लेकिन देखो इस सूत्र के आगे क्या लिखा है, जहां n का मान सब कुछ हो सकता है परंतु -1 नहीं, क्योंकि जैसे ही n का मान -1 रखोगे ये कहानी बन जाएगी x की घात -1 1/x, और 1/x का होता है बेटा ln x या log x बेस e, ऐसे बोलते हैं इसको log x। यहाँ संख्या लिखी जाती है, यहाँ आधार लिखा जाता है बेटा लघु गणक में, आपको मैथ वाले सर पढ़ा देंगे log x, और ये आ जाएगा प्लस c, क्योंकि अनिश्चित समाकलनों की बात करें, किसी भी समाकलन पे सीमा नहीं है, इसीलिए हर समाकलन के बाद जो उत्तर आएगा उसमें हमने सब में c जोड़ा है, सब में c जोड़ा है। क्योंकि बेटा अनिश्चित समाकलन में हमें पता नहीं है कि कहां से कहां तक की हमें समाकलन करना है, तो हमने उत्तर में c जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? c। लेकिन यही समाकलन अगर निश्चित होते तो मैं समाकलन नियतांक के समाकलन स्थिरांक c का प्रयोग नहीं करता। अब सुन ले बेटा, अब सुन, अब देखो तुम्हें थोड़ा सा फील आ जाएगा, मैं बता देता हूँ। साइन एक्स का समाकलन करना हो, साइन एक्स का, तो होता है बेटा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी तेरे को फिर से समझाता हूँ। माइनस कॉस एक्स प्लस सी ये क्या है? ये तेरे को फलन आया है, क्योंकि हम समाकलन उन फलनों का करते हैं जिनका अवकल गुणांक पता होता है, तो हमें अवकल गुणांक पता है, उन फलनों का नहीं, हम उन अवकल गुणांकों का करते हैं। तो हमने इसका अवकल गुणांक, किसी ना किसी का तो ये अवकल गुणांक होगा, अरे किसी ना किसी का तो ये अवकल गुणांक होगा, किसका होगा? इसका होगा। तो सर इसका समाकलन करने पर ये मिला, तो इसका अवकलन करने पर ये मिल जाना चाहिए। तो आजा बेटा, मैंने बोला dy बटे dx कर, तो माइनस को तो ऐसे ही रख ले, cos x का कितना माइनस sin x, अवकलन कर रहा हूँ, प्लस c क्या है, नियत है 0, तो माइनस और माइनस प्लस sin x। तो देख तुझे क्या मिला, dy बटे dx मिला। ये dy बाई dx ही तो तेरा अवकल गुणांक, और इस अवकल गुणांक का ही तो तूने समाकलन किया है sin x का, और sin x का समाकलन करोगे तो माइनस cos x प्लस c मिलेगा, और अगर माइनस cos x प्लस c का अवकलन करोगे तो तुम्हें अवकल गुणांक sin x मिलेगा। अरे बेटा बस प्रूफ कर रहा हूँ, उल्टा मैं सबको ये प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ कि देखिए जो अवकलन है या जो समाकलन है वो अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया है। देख सुन, यहाँ क्या लिखा जाता है समाकलन में, वो जो अवकल गुणांक होता है, अवकल गुणांक कैसे मिलता है? जिसका अवकलन किया जाता है, अवकलन करने के बाद dy बटे dx निकालने के बाद जो मिला वो अवकल गुणांक है। इस अवकल गुणांक का ये मिल गया dy बटे डी, इस अवकल गुणांक का अगर मैं समाकलन करूं तो मुझे फलन मिलना चाहिए। तो sin x का अवकलन समाकलन जो होता है वो ये होता है, तो इसका अवकलन ये होगा। इसका समाकलन अवकल गुणांक का समाकलन करोगे तो यहां आ जाओगे फलन पे, तो इसका समाकलन, इसका अवकलन करोगे तो यहां जाओगे अवकल गुणांक पे। आ जाए समझ में तो रख लेना, नहीं आए समझ में तो रट लेना, दो ही चीजें भैया, या तो रख लो या रट लो। समझ में आ जाए तो रख लो, नहीं समझ में आए तो रट लो। तीसरा देख cos x ds, इसको भी मैं चाहूं तो प्रूफ कर सकता हूं। तीसरा cos x dx, इसका समाकलन क्या होगा, sin x प्लस c। यहां क्या लिखा होता है? यहां लिखा होता है सर अवकल गुणांक। क्या लिखा होता है? अवकल गुणांक। तो बेटा देख, अगर मान ले तेरे पास sin x होता, फॉर एग्जांपल तेरे पास y बराबर sin x होता, तो तू मुझे क्या लिखता, या सॉरी sin x प्लस c होता, तो तू मुझे क्या लिखता, dy बटे dx। dy बटे dx क्या लिखता सर, sin x का cos x प्लस c का 0, तो dy बटे dx क्या आया, cos x। ये क्या है? ये तेरा अवकल गुणांक है, इसी अवकल गुणांक को तो हम यहाँ लिखते हैं cos x, इसी का तो समाकलन करते हैं, तो dx को यहाँ भेज दे, तो dy बराबर क्या आ जाएगा, cos x इंटू dx, समाकलन कर दे, dy बड़ा y बराबर cos x का sin x, और एक समाकलन स्थिरांक क्योंकि अनिश्चित है sin x प्लस c। आ जाए समझ में तो रख लेना दिमाग में, वरना रट लेना। सूत्र एक ही काम आएगा, x की घात n, वो सूत्र आपको धोखा नहीं देगा, x की घात n वाला। उसको आपको दिमाग में रखना है कि n का मान कुछ भी हो सकता है, परंतु -1 हम हरगिज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बेटा? -1। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई, सवालों को दिमाग में रखना। और अब वापस से हम एक और फलन पर आ गए बेटा, ये तो बेशरम फलन है।
याद कर, इसका मैंने अवकलन बताया था तुझे, e की घात x dx का, और मैंने तुझे ये बोला था कि e की घात x dx का अवकलन भी करेगा ना, तब भी खासा फर्क पड़ेगा नहीं। बोलता है भैया चाहे मेरा अवकलन कर दो चाहे मेरा समाकलन कर दो, मैं तो बेशरम हूं, बदलने वाला नहीं हूं। तो e की घात x का अवकलन e की घात x आया था, e की घात x का समाकलन e की घात x ही आएगा। लिख लो यहां पर बेशरम फलन, बेशरम फलन। कौन सा फलन है बेटा ये? बेशरम फलन। इसको फर्क नहीं पड़ता, e की घात x dx का समाकलन भी यही दे रहा है, e की घात x का अवकलन भी यही दे रहा है, तो इसका अवकलन कर चाहे समाकलन कर, ये बदलने वाला नहीं है। क्योंकि बेटा सीमाएं नहीं है, इसीलिए c का मान आएगा। क्लियर? तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको। कुछ इन्हीं बस ये सूत्र तो मैं अगर दिमाग में है ना, मेरा काम चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, तो काम चल जाएगा तो काम चलाएंगे। आइए उदाहरण करते हैं बेटा, सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, आइए सवाल है, समाकलन करना है आपको किसका? x की घात 2 का dx का। चलिए इसको हल करिए। तो हल कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, जल्दी जल्दी सुनते जाओ। सर इसको x की घात n dx से तुलना कर लो। इसका सूत्र क्या होता है x की घात n dx का? सर x की घात n+1 बटे n+1। n का मान कुछ भी रख देना, बस -1 मत रखना। तो n का मान -1 नहीं है तो मैं निश्चिंत हूं, तो मैं ये वाला सूत्र लगा सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, प्लस c। आइए बेटा, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो x की घात 2 dx का समाकलन होगा बेटा, x की घात n का मान 2 है, प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c। कितना आ जाएगा x² dx का समाकलन? सर x की घात 3 बटे 3 प्लस c। तुम तो सवाल समझो, ये काम का है। जो भी पढ़ा, अगर वो नहीं भी समझ में आया मत टेंशन लो बच्चों, मैं आपको बार बार मैंने ब्रेकिंग पॉइंट्स बना रखे। यहाँ आ गया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, चैप्टर का नुकसान नहीं होगा, अगली बार फिर आ जाएगा समझ में। बस ये चीज दिमाग में रखना कि x² dx का समाकलन x³/3 कैसे किया हमने? x की घात n dx करके किया। x की घात n dx का समाकलन होता है x की घात n+1 बटे n+1 प्लस c। चलिए और एक सवाल करवाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, मजा आने वाला है बेटा। मैंने बोला 1/x² dx, इसका समाकलन कर। अब तूने इसका समाकलन करने के लिए दिमाग लगाया, बोला सर सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। मैंने कहा ले जा, x की घात -2 dx। मैंने बोला -1 तो नहीं है, बोला सर नहीं है तो टेंशन क्यों ले रहा है, कुछ भी हो सकता है पर -1 नहीं होना चाहिए। तो तू कौन सा सूत्र लगाएगा? तूने मेरे को सूत्र बता दिया, x की घात n dx का समाकलन x की घात n+1 बाय n+1 प्लस c। मैं बार बार ये सूत्र क्यों लिख रहा हूँ, पागल हूँ क्या? नहीं, आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको याद करवाना है, याद हो जाना चाहिए। हाँ तो बस रख दीजिए बेटा। तो x की घात -2 dx का समाकलन आएगा, x की घात n का मान -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। -2 में से 1 जाएगा -1, -2 में से 1 जाएगा, अरे -2 में से 1 जुड़ेगा, मतलब 1 में से -2 जाएगा तो -1, 1 में से -2 जाएगा -1। तो आंसर तो आ गया ना बेटा, x की घात -2 x की घात -2 dx का आ जाएगा बेटा, x की घात -1 बटे -1 प्लस c। तो इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहो तो माइनस को बाहर ले लो, मतलब माइनस आ जाएगा, और एक x की घात -1 को 1/x लिख दो, तो आंसर आ गया -1/x प्लस c। तो x की घात -2 का समाकलन ये रहा। यस बेटा कर सकते हो। आइए एक और सवाल करवाता हूँ, बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा, प्रश्न नंबर 3। अब की बार थोड़ा सा आगे निकलते हैं, x² प्लस x प्लस 1 dx, इसका समाकलन करते हैं। आइए सवाल बस एक ही सूत्र है, x की घात n, मुझे ये चाहिए बस। x की घात n आता है, मेरा काम चल जाएगा, मुझे ज्यादा आपसे उम्मीद है भी नहीं, और मैं आपसे कर भी नहीं रहा, इसलिए नहीं क्योंकि आप बेकार हो, नहीं इसलिए कि मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे फिजिक्स में बस यही लेवल पे आएगा समाकलन, इतना करना सीख जाओ। क्लियर? आ जाओ बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन निकालेंगे। तो समाकलन निकालने के लिए अब इसके देखो पूरा डिटेल में बता देता हूँ, इसको पृथक कर ले। पृथक करने के लिए हमें पहले dx से गुना करते हैं, तो x² इंटू dx प्लस x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। पृथक कर ले, पृथक करेगा तो बेटा x² dx प्लस x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। अब ये तेरे पास एक सवाल के अंदर 3 सवाल है, ये ठीक वैसी कहानी है u प्लस v प्लस w अवकलन में, सब कुछ वैसा ही है बेटा। u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, इसका अलग से du/dx निकालता था, इसका अलग से dv/dx निकालता था, और इसका अलग से dw/dx निकालता था, वही कहानी है बेटा। इसको भी अगर तू u माने, इसको तू v माने, इसको तू w माने, तो बेटा इंटीग्रेशन कर ले, u का dx के सापेक्ष प्लस v का dx के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष, एंड w का x के सापेक्ष, वही कहानी है, मैंने पृथक किया बस। यहाँ सर समझ में क्या पढ़ा रहे हो सर, आप ही पढ़ रहे हो, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा आपकी बातें। जाहिर सी बात है बेटा, थोड़ी तो बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये तरीका है। खैर हमें तो सिर्फ सवाल से मतलब है, सवाल में बेटा क्या क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू dx। एक चीज यहाँ पर काम करना है, x की घात n+1, तो x की घात क्यूब/3, मैं सीधा सीधा लगा रहा हूँ। यहाँ एक समाकलन नियतांक आएगा c1 प्लस x की घात 1 है, इसका समाकलन आएगा x। सर 1 नहीं, अरे बेटा 1 हो सकता है, -1 नहीं हो सकता, प्लस c2 प्लस बेटा 1 dx का, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको दिमाग में रखना, स्टैंडर्ड रिजल्ट। कभी भी अगर कहीं दिख जाए ना तो इसका समाकलन x प्लस c3। अब बेटा c1 c2 c3 अलग अलग लिखते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इन तीनों को मिला के एक और नया समाकलन नियतांक दे दिया मैंने c, तो उत्तर फाइनली लिखूंगा x³/3 प्लस x²/2 प्लस x प्लस c। दिस इज द आंसर, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन x² प्लस x प्लस 1, हियर इज द आंसर। चलिए एक और सवाल करवाता हूँ, सवालों से मत डरो, सवालों के थ्रू सीखेंगे। प्रश्न नंबर 4, कुछ भी ले सकते हैं बेटा, मेरी मर्जी। 1/x
हाँ 1/x ले लो प्लस e की घात x प्लस x की घात 7 dx। इसका समाकलन करो सर, कर देंगे ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना बेटा। देख क्या करेगा, इसका हल कैसे करेगा, ओहो सर अलग अलग करेंगे। अब देख बिना पेन चलाए 1/x का समाकलन सिखाया log x, क्योंकि बेटा 1/x का मतलब है x की घात -1। अरे यार तीनों का अलग अलग समाकलन कर दो ना, इससे मत डरो कि यार तीनों एक साथ आ गए सर इकट्ठे मैं कैसे करूंगा। अरे बेटा डरने की क्या जरूरत है, इसका अलग से कर ले, इसका अलग से कर ले, इसका अलग से कर ले, बीच में जो चिन्ह वो रख दे खत्म। ये 1/x है तो 1/x का मतलब है x की घात -1 और x की घात -1 आ गया मतलब n का मान -1, n का मान -1 मतलब ये वाला सूत्र तो नहीं लगेगा सर, x की घात n+1 बटे n+1। तो क्या लगेगा, सीधा सीधा समाकलन पता है, x की घात -1 या 1/x का समाकलन होता है log x बेस ई। नहीं पता तो ये देख ले, कोई बात नहीं, ये रहा प्लस e की घात x बेसरम फलन है प्लस अब x की घात 7, इसमें x की घात n वाला सूत्र लगाएंगे तो x की घात n+1 7 + 1 बाय n+1 और सबका मिला के लास्ट में c लिख दूंगा तो उत्तर ही आ गया। ले अगली लाइन में तो सर log x टू द बेस ई प्लस e की घात x प्लस x की घात 8/8 प्लस c, समाकलन खत्म। बोलो बेटा तकलीफ हो रही है ना, बहुत तकलीफ है सर जीवन में, कष्ट बहुत है सर, कष्ट बहुत है ना, तकलीफ हो रही है ना आपको, बोलो तकलीफ हो रही है ना सर, ये क्या चल रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, और उदाहरण लेके समझा देता हूँ, कोशिश पूरी है, लास्ट टाइम तक आखिरी सांस तक लड़ेंगे आपके साथ। आइए एग्जाम्पल करवाता हूँ सर, एक और एग्जाम्पल करवा दीजिए, कोई ढंग का एग्जाम्पल करवा दीजिए। मैंने कहा तो ले sin x प्लस cos x dx। अरे सर अभी तो हमें पता है sin x और cos x का, तो सर इसको हल कर लो सेपरेट करके। sin x का समाकलन, sin x का अवकलन होता है cos x, तो समाकलन माइनस cos x। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, मैं क्या बताऊँ, sin x का अवकलन होता है cos x, तो समाकलन माइनस cos x। तो खत्म हो गया बेटा समाकलन। sin x का करोगे माइनस cos x आएगा और cos x का माइनस sin x अवकलन होता है, लेकिन यहाँ समाकलन है तो sin x प्लस c, तो इसको अच्छे से लिख सकता है sin x माइनस cos x प्लस c। निश्चित समाकलन भी करवाऊंगा बेटा, आ जाइए निश्चित समाकलन, बस कुछ ज्यादा बड़ी कहानी है नहीं निश्चित की। प्रश्न नंबर 6, बस सीमाएं चढ़ानी होती है, जैसे मैंने बोला 1 से लेके 2 तक x² dx, इसका समाकलन कर। अब सीमाएं दे दी तेरे को तो निश्चित है, सीमाएं दे दी तो निश्चित है, पहले अनिश्चित की तरह कर ले, बाद में सीमा रख दे। अब सीमा रखने का तरीका देख लो, तो ये थोड़ा सा नया तरीका है, पहले तो अनिश्चित की तरह इसको हल कर ले, भूल जा कि तेरे को कोई सीमा दी है, तो जैसे सिर्फ x² dx पता है। लिमिट्स बोलते हैं बेटा, लिमिट्स इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और अपर लिमिट को हिंदी में बोलते हैं उच्च सीमा, सॉरी यार गलत बोल दिया, लोअर लिमिट नीचे है ना, लोअर लिमिट निम्न सीमा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट उच्च सीमा। तो बेटा अभी के लिए सीमा को भूल जा, अभी के लिए तो तुझे बस ये सवाल दे रखा है, तो इसको तो कैसे हल करता है सर, x की घात 3/3 प्लस c लिखेगा, लेकिन अब ये तो समाकलन कर देगा तू। अरे यार x की घात n+1 तो 2 + 1 3 और बटे n+1 तो 2 + 1 3 भी आ गया। अब चूंकि बेटा तेरे को सीमाएं पता है 1 से लेके 2 तक, तो c तो लगाएगा नहीं क्योंकि निश्चित है। अब सीमा नहीं निश्चित है, अब यहाँ से समाकलन कर दिया इसलिए समाकलन का चिन्ह हट गया, लेकिन अभी सीमाएं बाकी हैं। तो बेटा तरीका मैं बता दूं, पहले उच्च सीमा डालेंगे, फिर निम्न सीमा डालेंगे और बीच में तथा दोनों के बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आइए बेटा समाकलन अभी बाकी है, हल करना बाकी है, सॉरी x³/3 1 से लेके 2, ऊपर वाली सीमा डालेंगे, क्या बोला मैंने, पहले उच्च सीमा डालेंगे तो उच्च सीमा डालो, x की जगह 2 डालो तो 2³/3, फिर निम्न सीमा डालेंगे तो x की जगह 1 डालो तो 1/3 और बीच में माइनस लगा देंगे, जो भी उत्तर आएगा वो तुम्हारा फाइनल होगा। 2³ 8/3 माइनस 1/3, एलसीएम ले लें 8 - 1 7/3, ये तेरा उत्तर है सीमा जोड़ाने के बाद। तो बिना सीमा के आंसर आया तेरा x³/3 प्लस c, और सीमा के साथ तो सीमा डालनी तो है, बस अनिश्चित की तरह हल करिए, बाद में एक बार उच्च सीमा डालो, दूसरी बार में निम्न सीमा डालो और दोनों का माइनस कर दो, बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग कर दो। एक और सवाल समझाता हूँ, नहीं समझ में आया तो प्रश्न नंबर 7, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैंने बोला sin x dx 0 से लेके π/2 कौन है, या sin थीटा ले लो, थोड़ा सा फील आ जाएगा, 0 से लेके π/2 sin थीटा d थीटा, या sin x था तो dx था। बोलो बेटा अब इसका कैसे करोगे सर, sin x का क्या होता है, sin x का माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, सीमा चढ़ाएंगे 0 से π/2, पहले उच्च सीमा डालेंगे तो माइनस cos π/2 माइनस और ये माइनस तो है ही है ना बेटा, माइनस cos 0 डिग्री, समाकलन हल हो गया, माइनस cos 90, अरे यार सर cos 90 0, माइनस सूत्र वाला माइनस है, और ये माइनस और माइनस ये हो जाएंगे बेटा प्लस cos 0 1 1 - 0 1 आ जाएगा उत्तर क्या आ जाएगा 1।
खत्म हो गया। चलिए बेटा क्विज पे खेलते हैं, क्विज राउंड खेल लेते हैं। बात समझ में आ गई, मैंने बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करवाई है। अगर आपको लगता है और करवाने हैं तो अगली क्लास में देख सकते हैं, लेकिन अभी चलते हैं बेटा क्विज पर। समय हो चला है क्विज का। पहला सवाल क्विज का आपके सामने ये रहा। एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान होगा, सेम है, बस यहाँ पर 1 से लेके 5 है, मैंने आपको 1 से लेके 2 कराई है सीमा। सेम सवाल है, सेम, हल कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। ये रहा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 0 से लेके 6। इस तरीके का भी मैं करवा चुका हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, कहीं डर लगने लग जाए अरे सर ये कैसे करेंगे। सवाल को हल करिए, बहुत आसान है, x की घात n dx वाला सूत्र लगेगा बस। हो गया होगा, बोलो। चलिए हल करते हैं बेटा। आइए देखो सवाल क्या दे रखा है। सवाल दे रखा है सर एक्स स्क्वायर dx 1 से लेके 5। बहुत सिंपल है यार। जब हमने हल किया बेटा तो एक्स स्क्वायर का आया था x³/3, समाकलन तो यही आया था। c इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि निश्चित है, तो बस सीमा है। एक बार डालेंगे उच्च सीमा तो 5 का क्यूब/3, एक बार डालेंगे निम्न सीमा 1 का क्यूब/3 और बीच में माइनस ठोक देंगे। तो सर 5 का क्यूब 125, 25 25 पंजे 125/2, सॉरी 2 कहाँ से आया, 3 आएगा ना, 3 का आएगा ना, 2 कहाँ से आ गया, 3 है ना बेटा नीचे, तो माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा बेटा 124/3 है क्या ऑप्शन में, यस 124/3। अरे 125/3 में से 1/3 जाएगा तो 125 माइनस 1 124/3। सवाल हल हो गया। अरे यार, अरे बेटा जी, सवाल हल हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल है थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मतलब बस आप ही के लिए अभी स्टार्टिंग में, बाकी तो ये बहुत ही घटिया सवाल है। वास्तविकता में मैं बताऊं तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को तो ये कुछ लगता ही नहीं है, हवा में सॉल्व कर देते, बिना पेन चलाए कर देते, लेकिन अभी आप शुरुआत में हो इसलिए आपको थोड़ा सा सही लगेगा। क्या है सवाल? सवाल है बेटा 0 से लेके 6, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और मुझे इसका समाकलन करना है dx। मुझे इसका समाकलन करना है dx। आइए बेटा इसको हल करते हैं। तो बेटा क्या करना है, सीमाओं का तो काम बाद में है, सीमाओं से परेशान मत होना। सीमा आ गई सर, लिमिट्स आ गई, मैं क्या करूंगा, पहले अनिश्चित की तरह सुलझा ले। तो इसको अलग अलग कर लो या फिर ऐसी लिख लो। देखो बेटा ऐसी तो करोगे 2x स्क्वायर dx, अरे यही तो करोगे प्लस, तो मैं ना सीधा सीधा लिख रहा हूँ बेटा, छोड़ो। देखो 2 को तो बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का कितना करोगे x³/3 प्लस 3 को बाहर ले लो, x का कितना करोगे x²/2 प्लस 5 को बाहर ले लो। अरे यार 5 को जब बाहर ले लो, देखो ये एक्चुअली में है क्या, 5 × dx, तो 5 को बाहर ले लोगे, ये तो 1 × dx, और याद करो मैंने बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका x आता है तो 5 × x आएगा, 5 तो है ही है, तो 5 × x और सबका मिला के c लिखूंगा, लेकिन यहाँ c का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बेटा निश्चित है तो सीमा चढ़ाऊंगा 0 से लेके 6 तक। तो बस आइए बेटा यहाँ रखिए, तो 2/3 x का मान 6 का क्यूब प्लस 3/2 6 का स्क्वायर प्लस 5 × 6 माइनस निम्न सीमा डालोगे तो बेटा 2 × 2/3 0 का क्यूब प्लस 3/2 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0। यार तुम एक ध्यान से देखोगे ना सर, ये तो पूरा 0 है, ये तो पूरा 0। तो सवाल मेरा बस इतना सा रह गया, 2/3 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना होता है याद होना चाहिए, 216, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 × 36 और बेटा ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, 6 × 5 = 30, तो ये हो जाएगा बेटा। कट रहा है क्या देख लो, नहीं तो नहीं कट रहा तो फिर ऐसा कर लो 216, 36 × 6 36 6 और 36 × 6 3 36 × 6 36 6 6 18 19 20 21, सही तो है 216। अब कट रहा है तो काट लो, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, इसको लिख लो। ये हो जाएगा बेटा 32 432 432/3, 23 नहीं 32 432/3, बाद में काटेंगे प्लस, ये तो कट रहा है बेटा, 18 बार कट जाएगा, 18 36 18 23 54 प्लस ये आ जाएगा 30, 54 + 30 कितना आ जाएगा, 54 + 30 5 और 3 80 84 आ जाएगा बेटा। तो 432/3 प्लस 84। अब जो भी आपका आंसर है देख लो, कट तो रहा होगा बेटा, पक्का कट रहा होगा, काटने की कोशिश करते हैं। देखो 4 से कटेगा एक बार, सॉरी 3 से कटेगा, 3 × 3 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 इधर जाएगा, 3 × 4 12, 1 बच जाएगा, 3 × 12 प्लस 84। अब बेटा 84 + 144 करोगे, 4 और 4 8, 8 और 4 12, एक हासिल लगी, 1 और 1 2, 228 आएगा। सवाल हल हो गया, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए तो बेटा इतना ही, बहुत पढ़ा दिया, बहुत कोशिशें की आपको समझाने की, तो समाकलन हमने खत्म कर दिया। सवाल याद रखना, सूत्र याद रखना, जो सूत्र मैंने सिखाए उतने दिमाग में रखना, x की घात n वाला जरूरी याद रखना, बस n का मान -1 नहीं होगा, अगर -1 आ जाता है तो फिर log x करके आंसर लिखेंगे उसका, ठीक है। तो चलिए बेटा समाकलन खत्म हुआ है। यहाँ पर आप जाते जाते मुझसे एक होमवर्क लेके जाओगे, ये रहे वो होमवर्क, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा, इसका तीसरा सवाल वहां की जगह यहाँ से रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सवाल है, इन तीनों सवालों को होमवर्क में लिख लीजिए, मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा अगली क्लास जो हमारी होगी वो निर्देशांक ज्यामिति पर।